गुड आफ्टरनून। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट हमने वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमने लास्ट देखा था ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने एक और टॉपिक किया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे 3 पॉइंट देखे थे, कैपिंग, टेलिंग एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। क्लियर है। और उससे आपके पास बना था mRNA, और जो उससे पहले बना था स्टार्टिंग में उसको आप बोले थे hnRNA, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा तीसरा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का तीसरा मेन पॉइंट ट्रांसलेशन हम धीरे से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ट्रांसलेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन कवर होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आरएनए हमने अभी तक देखा है वो लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपने क्या लिखा था, एचएनआरएनए देखा था। एचएनआरएनए क्या बोले थे, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। सही है। चलो सेकंड क्या लिखे थे, एमआरएनए। ये बना था, स्टेबल था, है ना। इसको क्या बोले थे, मैच्योर आरएनए और समटाइम मैसेंजर आरएनए, राइट। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप ऑफ आरएनए हैं, एक एक करके देख रहे हैं। आरआरएनए, आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए, आरएनए which are present in ribosomes are called as ribosomal RNA, ठीक है। और इसके अलावा tRNA, ये हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए। टी मतलब क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए। इसी को एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, जब अलग से पढ़ेंगे तब देखेंगे। पांचवा नंबर आपके पास होगा एससीआरएनए। एससीआरएनए क्या बोलोगे, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। और छठवां नंबर आप ये याद रखोगे, एसएनआरएनए। ये हो गया आपका स्मॉल, ये साइटोप्लाज्मिक था तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियर आरएनए। और एक याद रख लोगे, याद होता है तो एसएनओआरएनए, ये हो जाएगा आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर। ये न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियोलर आरएनए, राइट। तो टोटल इतने टाइप के आरएनए बेटा जो हमारे बॉडी में कम से कम मिनिमम इतना दिखेगा आपको। एचएनआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होकर न्यूक्लियस में बना था, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होकर आपने उसको स्टेबल बनाया था, मैच्योर बनाया था। तो ये एमआरएनए, मैच्योर आरएनए, समटाइम्स बहुत रेगुलरली कॉमन नाम है इनका दोनों का। मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैसेज है। क्या मैसेज है, प्रोटीन बनने के लिए कोडॉन्स है, वहां पे कोड्स हैं, है ना। और उसके बाद आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्ट्रक्चर देखना है हमको। एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और एसएनओआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में ही क्या होता है, आरआरएनए बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बनता है, और वहां पे कुछ छोटे न्यूक्लियोलर आरएनए होते हैं जिसको आप स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बोलते हो, ठीक है। चलो अब एक एक करके हमको क्या करना है, थोड़ा डिटेल में इसको देखना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। तीसरा नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं बेटा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको पता होगा, याद है हम पढ़ाए थे, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, दो चीज का मिलकर बना होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले क्या देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यही दोनों का एक कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम। क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन होता है, नो, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटे, पहले प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में आपको याद होगा एग्जांपल, इसका नाम क्या था, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। एस यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे है आपका स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। और इसको आप बोल सकते हो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट।
इसका 2 सब यूनिट होगा। जैसे राइबोसोम आप बोले थे कि स्मॉल एक लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट क्या है आपको याद होगा, आप बता भी रहे होंगे मेरे को, 50S है और ये लार्ज सब यूनिट है और 30S क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, अब 50S में कौन कौन से RNA प्रेजेंट हैं ये आपको देखना है। तो 50S में हम क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक देख रहे हैं। इसमें कौन कौन सा, एक होगा आपके पास 5S RNA, 5S RNA है ना। इसके अलावा 23S RNA, ये 2 RNA आपको यहां मिलेगा। इसके अलावा 30S में कौन सा होगा, 30S में आप याद रखोगे 16S RNA, 16S RNA। और किसी भी ऑर्गेनिज्म, सपोज एग्जांपल के लिए आप अगर सोचो ऐसा कि एक नया ऑर्गेनिज्म आपने रिसर्च किया, एक नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा है। अब आपको डाउट है कि इट इज ए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने नया ढूंढा है, पहली बार आपने रिसर्च करके एक निकाला जो आज तक पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको डाउट है कि ये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, तो आप क्या करोगे, 16S RNA है कि नहीं चेक करोगे। अगर 16S RNA उसमें मिला, इसका मतलब वो क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा आप क्या याद रखना है आपको, यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम आप बोले थे कितने हैं, 80S टाइप का है। इसका लार्ज और स्मॉल, तो इसका लार्ज हो जाएगा आपका 60S और स्मॉल हो जाएगा 40S। ठीक है, और 60S में कौन कौन से हैं आपके पास, ये वाला होगा पहली बात तो 5S RNA। ठीक है, 5S के अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपके पास 5.8S RNA। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आ जाएगा 28, ये 23 था, यहाँ पे 20S RNA। इसमें 3 मिलेगा, इधर कितने थे, 2 ही थे। क्लियर है, ये हो गया। इसके अलावा स्मॉल में कौन कौन सा मिल रहा है आपको, स्मॉल में आपको सिंगल मिलेगा 18S RNA। तो यूकैरियोट में 16 होता है, यूकैरियोट में कितना होता है, 18S RNA होता है। तो इतना टाइप का RNA आपको याद करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, आप अभी तक इतना पढ़ते थे कि प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S, ये आप 10वीं में पढ़े, 11वीं में पढ़े, बार बार थोड़ी ना सेम चीज पढ़ेंगे। 12वीं में आ गए तो अब थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि अंदर कौन कौन सा RNA है। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम में आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लगभग इसमें 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। 79 to 80 बताते हैं प्रोटीन्स इसमें मिलता है। ये आपको क्वेश्चन पिछले साल, इसी साल नीट 2023 में पूछ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम कितना है, इट इज 79 to 80। क्लियर है, ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान रखो, ये 23S RNA और इधर यूकैरियोट में 20S RNA, ये दोनों बेटा राइबोजाइम की तरह काम करते हैं। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या है, आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था, एंजाइम which is RNA, है ना, RNA which act as a enzyme, उसको क्या बोलते हो, राइबोजाइम। तो आप बोले थे कि प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट वन, है ना, ये है वो 23S RNA प्रोकैरियोट में और 20S RNA यूकैरियोट में। क्लियर है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम, ये यूकैरियोट में हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द RNA act as a राइबोजाइम, किस में, आप ऑर्गेनिज्म का नाम देके पूछेगा। तो आपको पहले ये चेक करना है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोट है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, 23S भी रहेगा, 28S भी रहेगा। ठीक है, अगर बैक्टीरिया बोला है तो आंसर ये होगा, यीस्ट बोला है, यीस्ट यूकैरियोट है तो आंसर क्या हो जाएगा, 28S हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये आपका RNA पार्ट, RNA में इतना ही पार्ट आपको कवर करना है। ठीक है, इसमें से अभी ये दोनों एंजाइम आपको ट्रांसलेशन में लगेंगे। ये राइबोजाइम है ना, ये ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे, ये एंजाइम वहां पे यूज होगा। ठीक है, ये 28S RNA। राइबोसोम आप क्या बोलते हो, राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसी में बनेगा प्रोटीन आपका। जो RNA बनाए थे आप mRNA,
मैच्योर आरएनए, वो मैच्योर आरएनए किसके पास जाएगा? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगा, और राइबोसोम में ही क्या बनेगा? उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आरएनए आपका कंप्लीट हो गया, डन। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ये सब बस नाम याद रखना है, इसको कुछ डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। हम पहले क्या कर रहे हैं, इसका नाम आप याद रखना, ओनली नेम। ठीक है, इधर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम राइबोसोम कवर किए, अब हम क्या कर रहे हैं? टीआरएनए पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड, टीआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। क्यों ट्रांसफर बोल रहे हैं बताते हैं आपको। ट्रांसफर आरएनए और एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर आरएनए। ठीक है, टीआरएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। पहला मिलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बेटा, इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड होगा? 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा। एक लंबा सा न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलोगे। कितना न्यूक्लियोटाइड होगा? 75 to 90। एकदम बराबर याद करना है, 75 to 90 हमेशा फिक्स। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से आगे बढ़े तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप, इसको एक और नाम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल। क्लो मतलब क्या होता है बेटा? लौंग। लौंग का जो पत्ती होता है प्लांट वाला हमारा, वो लौंग का पत्ती के जैसा जैसा क्या दिखता है? आपका टीआरएनए दिखता है अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, कैसा दिखेगा लगभग देखें अगर हम, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका समझो कि ये क्या था? 5 days to 3 days। कितना लेंथ था इसका? 75 to 90 था। यही 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड अब फोल्ड हो रहे हैं, और फोल्ड होके कुछ ऐसा क्लोवर लीफ, क्लोव का जो पत्ती होता है लौंग का बेटा, ऐसा ही दिखता है ना, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 5 days to 3 days यही फोल्ड हो रहा है। तो ये जो एंड है, ये क्या है? 3 days एंड है। ये 3 डेज से चल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 5 डेज मिलेगा। सही है, ठीक है। यहाँ पे 3 डेज एंड में आपको कुछ एक स्पेसिफिक बेस मिलेगा, CCA। ये मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, CCA मिलेगा 3 डेज एंड में। और इसको आप क्या बोलते हो बेटा? एक्सेप्टर आर्म बोलते हो, एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म, या फिर क्या बोल सकते हो? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये टीआरएनए क्या करने वाला है बेटा? इसमें अमीनो एसिड लगेगा। देखो प्रोटीन बनाने वाले, प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। तो अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके कौन जाएगा? टीआरएनए जाएगा। तो अमीनो एसिड, टीआरएनए तो क्या है? एक आरएनए है। तो उसमें अमीनो एसिड कहाँ लगेगा बोलने से आप बताओगे? 3 डेज एंड में लगता है, जिसको आप एक्सेप्टर आर्म बोलते हो। एक्सेप्ट मतलब रिसीव करना, एक्सेप्ट करना। तो ये अमीनो एसिड को रिसीव करेगा यहाँ पे, और यहाँ से रिसीव करके ये लेके जाएगा, लेके जाके दे के आएगा राइबोसोम को। इसीलिए नाम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक। क्लियर? एडाप्टर, एडाप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्टर आर्म में एडाप्ट कर रहा है अमीनो एसिड को, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्टर आर्म या फिर एडाप्टर आरएनए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे आपको एक लूप, यहाँ पे क्या है बेटा? ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब कंप्लीमेंट्री है आपस में। तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पूरा। ये सब जहां जहां स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये सब आपस में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
आपको यहाँ पे 3 लूप देखने को मिल रहे हैं। 3 में से ये पहला लूप जो है, इस लूप को बोलते हैं टी लूप। पहले लूप को क्या बोलते हैं? टी लूप बोलते हैं, या फिर टी साइन सी लूप भी बोलते हैं। ये दोनों, पहला अक्षर टी है इसलिए टी लूप भी डायरेक्ट बोल लेते हैं, टी साइन सी लूप। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं स्यूडोयूरिडीन। स्यूडोयूरिडीन नाम का एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड मिलता है, बेस मिलता है, जिसका नाम क्या है? स्यूडोयूरिडीन। बस इसको आपको इतना ही डिटेल याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कौन सा है आपके पास? ये जो है इसको आप बोलते हो एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर समझे हम, व्हाट इज एंटीकोडॉन? अभी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ब्रीफ समझ लेते हैं क्या है। तो ये आपका 5 days to 3 days ये क्या है? mRNA। ठीक है, इस mRNA में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा, A U G C C C G G G G C G, ऐसा करके न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड से, इसी से क्या बनने वाला है? ट्रांसलेशन करोगे इसका तो प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का चेन है। ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ये इसी से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक्ट करता है एज ए कोडॉन, कोड, और कोड को आप कोडॉन भी बोलते हो। क्लियर है? इस न्यूक्लियोटाइड, ये 3 अक्षर का एक न्यूक्लियोटाइड होता है, कोड होता है, और एक कोड से एक अमीनो एसिड कोड होता है। इसको अभी डिटेल में और पढ़ना है हमको, जब ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये 3 अक्षर का जो न्यूक्लियोटाइड है, it is equivalent to code and codon which code for 1 amino acid। तो इस 3 अक्षर से एक अमीनो एसिड लगेगा, फिर अगले 3 अक्षर से अगला अमीनो एसिड लगेगा। तो इसको आपने क्या बोला? 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के कोडॉन बोला। इसका जस्ट कंप्लीमेंट्री, जैसे कि अगर ये A है तो A का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? T, लेकिन RNA है तो अभी क्या बोलेंगे? U, U का A, G का C, UAC। ये सीक्वेंस कहां प्रेजेंट होगा? आपके टीआरएनए की ये नीचे वाले लूप में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या कोडॉन का उल्टा है? हाँ है, इसीलिए इसको क्या बोले? एंटीकोडॉन लूप। क्लियर है? ठीक है, चलो और एक बात उसमें समझ के देखो, ये कौन सा अमीनो एसिड? ये टीआरएनए अमीनो एसिड कितने टाइप का आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था, तो आपको बताया था 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। तो कौन सा टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड को लेके जाएगा, ये किससे डिसाइड होगा? इसी एंटीकोडॉन से लूप से डिसाइड होगा। यहाँ पे जो कोडॉन का एंटीकोडॉन होगा, इसका जो कंप्लीमेंट्री वाला होगा यहाँ पे, उससे डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। क्लियर है? तो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए भी अलग अलग होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? गुड, चलो आगे देखते हैं। ये लूप जो है, इस लूप को बोलते हैं DHU लूप। DHU लूप, या शॉर्टकट में आप बोल सकते हो D लूप। ठीक है, DHU लूप में इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डाई हाइड्रो यूरिडीन। डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप। ठीक है, इतना अगर स्ट्रक्चर में आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बात फिर से रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, डन। सेकेंडरी, इससे क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, इसमें 3 लूप्स हैं, है ना, और 3 days एंड में एक्सेप्टर आर्म है जहां पे अमीनो एसिड बाइंड होता है। गुड, 3 days से आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहला लूप कौन सा आया? टी लूप आया। टी लूप में एक स्पेशल लूप है, स्यूडोयूरिडीन बोल के एक न्यूक्लियोटाइड है। आगे बढ़े, एंटीकोडॉन लूप है। एंटीकोडॉन में क्या है? कोडॉन का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये कोडॉन है AUG, इसका कंप्लीमेंट्री UAC कहां प्रेजेंट होगा? यहाँ पे। तो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इज प्रेजेंट। और तीसरा लूप कौन सा है? DHU लूप, डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप। और आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 days। इतना स्ट्रक्चर आपको याद है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डन। एंड फाइनली इज द टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप का है। इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हो। और इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल टीआरएनए।
फंक्शनल टीआरएनए, मतलब जो टीआरएनए वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है बोलने से आप बोलोगे टर्सरी स्ट्रक्चर है। शेप कैसा है? इन्वर्टेड एल शेप, उल्टा एल है ना, इन्वर्टेड एल। बना के देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप है, ये एल जैसा हो गया, समझो कि ये एल, इसको उल्टा देखो तो एल दिखेगा, इन्वर्टेड एल शेप का टर्सरी स्ट्रक्चर है, फंक्शनल टीआरएनए होता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 2 मिनट देखो फिर आगे बढ़। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में इनसाइड द सेल टीआरएनए कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, है ना, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आप मेरे को क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, आप ये बताए कि टीआरएनए के 3' एंड में एक्सेप्टर आर्म होता है, उस एक्सेप्टर आर्म पे अमीनो एसिड बाइंड होता है, और ये अमीनो एसिड को लेके कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास लेके जाके अमीनो एसिड को देके वापस आ जाता है। इसका मतलब टीआरएनए अगर आप देखोगे तो 2 टाइप का मिलेगा आपको सेल में, एक जिसमें अमीनो एसिड लगा हुआ है और एक जिसमें अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ है। जो दे के आया वो तो खाली होगा, सही बात है। तो अमीनो एसिड यहाँ पे टीआरएनए आपके पास 2 टाइप का आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। टीआरएनए एक को बोलेंगे चार्ज्ड, एक को क्या बोलेंगे? चार्ज्ड टीआरएनए, और दूसरे को बोलेंगे अनचार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। चार्ज टीआरएनए मतलब एट 3' एंड अमीनो एसिड इज अटैच्ड, अमीनो एसिड इज अटैच्ड है, ठीक है। और यहां पे अनचार्ज मतलब अमीनो एसिड एट 3' एंड इज अपसेंट, यहां पे क्या होगा? अपसेंट होगा। ऑलरेडी डिलीवर्ड, क्या बोल सकते हो आप? ऑलरेडी डिलीवर्ड, डिलीवरी दे चुका है ये, डिलीवर्ड द अमीनो एसिड टू राइबोसोम, राइबोसोम में जाके ये क्या कर चुका है? टीआरएनए अमीनो एसिड को डिलीवरी दे चुका है, तो अनचार्ज हो गया, उसके पास अमीनो एसिड 3' एंड में नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिलीवरी दे चुका है। और चार्ज वाला जिसमें अभी अमीनो एसिड अटैच है, अभी डिलीवरी नहीं हुआ, क्लियर? तो हमको क्या पढ़ना है कि चार्जिंग कैसे होगा, कैसे टीआरएनए में 3' एंड में अमीनो एसिड अटैच होगा, वो रिएक्शन हमको देखना है, ठीक है। चलो रिएक्शन को देखते हैं। पहला रिएक्शन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, क्या लिखना है इसको? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आपके पास अनचार्ज टीआरएनए है, आप उसको अमीनो एसिड उसमें लगवाना है, तो आप क्या बोलोगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ना, आप पहली बात तो ये समझो, देखो टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म में है, सेल के साइटोप्लाज्म में है, और अमीनो एसिड भी साइटोप्लाज्म में, बट दोनों अनरिएक्टिव हैं, आपस में नॉर्मली ऐसे बैठे बैठे रिएक्शन नहीं कर सकते, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अमीनो एसिड रिएक्शन करे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमीनो एसिड को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हम नॉर्मल बैठे होते हैं तो चुपचाप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको कोई आके कुछ के कोई भड़का है तब जाके आप कुछ रिएक्शन दोगे, वैसा ही अमीनो एसिड भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, बट उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो हम यही करेंगे, आप लिए अमीनो एसिड और इसको एटीपी के साथ क्या करवा दिए? रिएक्शन करवा दिए, है ना। एटीपी आपको याद है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुड, ठीक है। आगे बढ़े तो इससे क्या बन जाएगा? अमीनो एसाइल डॉट एएमपी,
क्या बच गया, AMP बच गया। ATP था ट्राइफॉस्फेट, क्या बचा, एमिनो एसिड के साथ में अमीनो एसाइल डॉट AMP, मतलब AMP अमीनो एसिड के साथ लग गया और ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये एक्टिवेट हो गया, अब ये रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोनोफॉस्फेट, इसका मतलब दो फॉस्फेट इस ATP से बाहर निकल गए, रिएक्शन होके क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो अपन लिख रहे हैं PPI, मतलब दो फॉस्फेट, है ना। आप नॉर्मली लिख सकते हो 2 फॉस्फेट ग्रुप। PPI मतलब वही होता है पायरोफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट, सही है, ठीक है। अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया सर, अब हमको क्या करना है, tRNA लेके आना है। तो दूसरा आप अमीनो एसाइल डॉट AMP, इसमें क्या लेके आ गए, इसमें आप tRNA साथ में लेके आए। अब इसको रिएक्शन करवाए तो इस रिएक्शन से क्या बनेगा, अमीनो एसाइल डॉट tRNA, AMP बाहर निकल जाएगा बेटा। हाँ, AMP का काम क्या था, सिर्फ एक्टिवेट करना था। एक्टिवेट करने के वो जो दोस्त होते हैं ना, कुचक के निकल लेते हैं, आप लड़ रहे हो, बस वही काम था इसका। इसका काम था एक्टिवेट करने का, इसका काम हो गया, इसके साथ रिएक्शन ये कर रहा है, ये अभी निकल लेगा। तो अमीनो एसाइल डॉट tRNA, AMP बाहर, प्लस AMP, सही है, आपको बन गया। tRNA में क्या लग गया, अमीनो एसिड लग गया, यही आप चाहते थे। ये हो गया चार्ज tRNA, चार्ज tRNA। उससे पहले ये क्या था, अनचार्ज, अनचार्ज tRNA, सही है, ठीक है। बिल्कुल ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम का नाम क्या है वो देखते हैं। ये रिएक्शन जो दोनों रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, यहां लिख रहे हैं रिएक्शन 1 एंड 2 इज कैटेलाइज्ड बाय अमीनो, क्या बना था, अमीनो एसाइल डॉट tRNA, बस यही लिखना है, अमीनो एसाइल tRNA, ये लिख लिए। क्या हुआ, इसका सिंथेसिस हुआ, बना को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। एंजाइम का नाम हो जाएगा अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, सिंथेटेस। किसी के पीछे भी एज लगा दो, क्या है वो, एंजाइम है, राइट। अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, ये हो गया आपका एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस दिस टू रिएक्शन, दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA को कैटलाइज करेगा। अनदर थिंग, अब देखो हर अमीनो एसिड कितने टाइप का, 20 टाइप का, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग ये एंजाइम है। मतलब 20 अमीनो एसिड है तो 20 टाइप का एंजाइम है। कौन सा, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं दिस एंजाइम is different for different amino acid, different for different अमीनो एसिड, सही है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, उसको सोचना है, मैं सोचवा दे रहा हूँ। क्या है कि आपके पास tRNA है, tRNA में आपको अमीनो एसिड को अटैच करवाना है, ठीक है। अटैच कराने के लिए आपके पास एंजाइम भी है, सही है। कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा वो किससे डिसाइड होगा, एंटी कोडॉन लूप से डिसाइड होगा, सही है। एंटी कोडॉन लूप में जो एंटी कोडॉन होगा उससे डिसाइड होगा कि कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, क्लियर है। तो एंटी कोडॉन लूप से डिसाइड हो गया कि इस tRNA में कौन सा अमीनो एसिड लगना है, मान लो ग्लाइसिन लगवाना है या फिर कोई नंबर 1 अमीनो एसिड, और ये दूसरा tRNA है जिसका एंटी कोडॉन दूसरा है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा लगेगा, दूसरा लगेगा। अब दोनों के लिए जो अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटिक एंजाइम होगा ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस एंजाइम को उस tRNA तक कौन पास में लेके आएगा, सही बात है कि ये वाला tRNA में ये वाला अमीनो एसिड लगाना है, तो ये वाले अमीनो ग्लाइसिन वाला अमीनो एसिड के लिए ये एंजाइम है, इसको यहाँ लेके आओ। ये कौन लेके आएगा, आप tRNA में 3 लूप देखे थे। पहला लूप कौन सा था, 3 डेज एंड से जब आए थे आप, T लूप। T लूप ही हेल्प करता है स्पेसिफिक अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने में, वही पहचानता है और लेके आता है उस tRNA के पास। अब वो स्पेसिफिक ये वाला एंजाइम स्पेसिफिक अमीनो एसिड को tRNA में ऐड कर देगा, ठीक है। आप इसको जाके रीथिंक करो एक बार, समझो एक बार, ठीक है। कभी डाउट हुआ तो मेरे को दोबारा पूछना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो इसको एक बार यहीं पे पॉइंट लिख लें अगर अपन,
दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय टी लूप ऑफ टीआरएनए, टी लूप ऑफ टीआरएनए, टी लूप ऑफ टीआरएनए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच टीआरएनए लूप। आपका आंसर होना चाहिए टी लूप, टी साइन सी लूप, टी लूप आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। चलो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया कंप्लीट। हमने आरआरएनए देख लिया, ट्रांसलेशन में लगेगा। टीआरएनए देखा, देख रहे हो आप, अमीनो एसिड लेके जाने वाला है, तो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन में क्या करने वाले हैं अपन, आरएनए से अमीनो एसिड का चेन बनाने वाले हैं, तो टीआरएनए भी आपको वहां लगेगा, चार्जिंग करवाती है। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लोली ट्रांसलेशन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जेनेटिक कोड, वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, टेक 1 मिनट। ठीक जेनेटिक कोड, ये देखिए जेनेटिक कोड या कोडॉन्स। तो कोडॉन्स क्या है, ठीक है, इसके लिए आप बात को समझो मेरे, क्या मैं बता रहा हूं कि ये आपका डीएनए था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है तो डीएनए ही होगा। 5 days 3 days 5 days 3 days एंड करेगा, सही है। आपने डीएनए से आरएनए कैसे बनाया था, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 days के बाजू में 5 days लगाए थे, और यहाँ पे अगर ए था तो यहाँ आपने यू लगा दिया, यहाँ जी था तो सी लगा दिया, सी था तो जी लगा दिया, ऐसे करके हमने आरएनए बनाया था। तो इसका मतलब कि आपने कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके क्या बनाया था, आरएनए बनाया था, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना। ए के साथ हमेशा टी आएगा और जी के साथ हमेशा सी आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए के ऊपर ही आपने क्या बनाया था, आरएनए बनाया था। कैसे बनाया था, हमने यहाँ देखा कि टेम्पलेट में क्या है, ए तो हमने यू लगा दिया, जी है तो सी लगा दिया, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रूल है, इसके हिसाब से लगा दिया, बना लिए। अब क्या दिक्कत है, आपके पास आरएनए बन गया, ये लो आरएनए, 5 days 3 days, ये मान लो क्या है आपके पास, एमआरएनए। इस एमआरएनए में ये सीक्वेंस है ए यू जी सी यू जी जी, ऐसा सीक्वेंस है। ठीक, अब इससे क्या बनने वाला है, इससे अभी आप ट्रांसलेशन करोगे, और ट्रांसलेशन करके क्या बनाओगे, अमीनो एसिड का चेन बनाओगे, जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बोलते हो। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 3 4 5 6, ऐसे करके अमीनो एसिड का चेन बनाओगे, प्रोटीन बनाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और इधर क्या है, अमीनो एसिड। और डीएनए से आरएनए बनाना था तब क्या था, ये भी न्यूक्लियोटाइड था और आप बनाए भी न्यूक्लियोटाइड थे। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाने में आपको बहुत इजी पड़ा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल है कि ए के साथ टी, जी के साथ सी, तो आपको ए दिखा तो जी लगा, यू लगा दिए, जी दिखा तो सी लगा दिए, इजी था। यहाँ पे डिफिकल्ट है, इधर न्यूक्लियोटाइड है, इधर प्रोटीन है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन सा प्रोटीन बनाएगा, कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे,
सही बात है, आप एग्री करोगे इस बात से, है ना। कितने न्यूक्लियोटाइड मिलके कितने अमीनो एसिड बनाएंगे ये भी नहीं पता था। ये टास्क क्या था, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि नो कंप्लीमेंट्री एग्जिस्ट। यहाँ पे नो, यहाँ पे लिखे थे कंप्लीमेंट्री होता है, यहाँ क्या लिखे थे, नो कंप्लीमेंट्री एग्जिस्ट। यहाँ पे ऐसा कंप्लीमेंट्री वाला रूल ही नहीं, क्योंकि ए के साथ टी, ये टी लगाना ही नहीं है। प्रोटीन तो अमीनो एसिड का बना है, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे लगाओगे, सही बात है। ठीक है, ये बात इतना अगर आप समझ में आया, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि डिस्कवरी कैसे हुआ जेनेटिक कोडॉन्स का, कि कौन से कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक दे हेडिंग डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स। सबसे पहले साइंटिस्ट है बेटा जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो, ठीक है। जॉर्ज गेमो क्या बताते हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर सपोज वन न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ए से अमीनो एसिड बनता हो, तो वन न्यूक्लियोटाइड से वन अमीनो एसिड अगर बनता है मान लो, तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप का है, आरएनए में 4 ही टाइप का है, ए यू जी और सी, 4 ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से कितना अमीनो एसिड बनेगा, 4 अमीनो एसिड बनेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अमीनो एसिड कितना टाइप का टोटल है आपके पास, 20 टाइप का है। अमीनो एसिड टोटल कितना है, 20 टाइप्स के हैं। तो आपको बनाना 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड कोड होता है, तो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से 4 ही टाइप के अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे। इसका मतलब जो कोड है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का तो नहीं है ना, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का नहीं है। दूसरा पॉइंट बोले कि ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर, जैसे कि AU UA आपस में मिलके अलग अलग तरीके से अरेंज होकर क्या बनाते हैं, कोड बनाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, एक अमीनो एसिड कोड करेंगे। कोडॉन बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड कोड करेंगे। आपके पास कितना न्यूक्लियोटाइड टाइप है, 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करो, जैसे कि मान लो A के साथ U, तो U को सामने रख के A, G के साथ C, C के सामने G, T के साथ U के साथ G, G के साथ U, ऐसे आप अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे, तो इसको बोलते हैं 4 टू द पावर 2 प्रोबेबिलिटी, कि कितना अरेंजमेंट हो सकता है। 4 का पावर 2 कितना आएगा, 16 कोडॉन्स बनेंगे आपके पास। 16 कोडॉन्स, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में इधर उधर करके 16 अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। 4 का पावर 2 लगाओगे, आंसर आएगा आपके पास। अभी भी 16 कोडॉन्स, 16 कोडॉन्स से कितना बनेगा, 16 अमीनो एसिड बनेगा। ये भी क्या है बेटा, आपके पास अमीनो एसिड कितना है, 20, मतलब ये भी 4 2 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन भी क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है, कम पड़ जा रहा है, इतना से काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड बोले ठीक है 2 भी करनी है, तो कितना का है, 3 न्यूक्लियोटाइड का है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड से कितना बनता है, 1 अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड कितने टाइप का है, 4 का पावर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो तो 4 टू द पावर 3, है ना। 4 टू द पावर 3 से कितना आ जाएगा आपका आंसर, 64। क्या 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, यस, आराम से कर सकते हैं। 64 कोडॉन्स 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड को आराम से कोड कर सकते हैं। 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को आराम से कोड कर सकते हैं। तो जॉर्ज गेमो का कंक्लूजन ये है कि जो कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर, ट्रिपलेट इन नेचर। तो जो कोडॉन होंगे वो ट्रिपलेट होंगे, दैट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल को आपको उसमें बता रहे थे, AUG, ये 3 मिलके एक अमीनो एसिड बनेगा। फिर CUG, ये 3 मिलके एक अमीनो एसिड बनेगा। ऐसे 3 मिलके कोड बनाते हैं। तो कोडॉन्स कैसे हैं, ट्रिपलेट इन नेचर हैं। क्लियर है, कोड है ना, लॉजिक आप जनरल भाषा में सोचो, कोड है ना, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं अपन, इशारा करते हैं, ये इशारा की मतलब समझ जाना कि सर आ रहे हैं, क्लास बंद करना है,
चुपचाप बुक खोल के बैठ जाना है। तो बस वही ये कोड है। क्या कोड है? अमीनो एसिड के लिए कोड है। ऐसा कोड दिखेगा AUG दिखेगा तो मिथियोनिन अमीनो एसिड लगाना है, ये दिखेगा तो ये वाला अमीनो एसिड लगाना है। 20 डिफरेंट टाइप्स, बस इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो जॉर्ज गेनो आपको समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया कि सर कोडॉन्स जो क्या है वो ट्रिपलेट इन नेचर है ना, 3 कोड। अब ये बात पता नहीं था कि कौन सा 3 मिलके कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा। 64 टाइप का कोडॉन हो जा रहा है और अमीनो एसिड कितना है? 20 टाइप का, और कौन सा 3 अक्षर का कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, ये बात नहीं पता था। इसको पता करने के लिए 3 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री में काम कर रहे थे और तीनों के काम को मिला के एक आंसर मिल पाया। और उसके बाद फिर जितने कोडॉन्स हैं, टोटल 64 कोडॉन्स, कौन से कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, पूरा टेबल आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 64 कोडॉन एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है कि 3 अक्षर के सामने अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, 3 वर्ड कोड, PHE मतलब फिनाइल एलानिन, है ना, ऐसे पूरा कोड लिखा हुआ है। तो वो 3 साइंटिस्ट क्या कौन थे, उनके काम से कैसे पता चला कि कौन सा कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा, वही हम देखने जा रहे हैं। 5 मिनट लगेगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट बेटा सिबिरो ओकावा। सिबिरो ओकावा है ना, ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है सिबिरो ओकावा। स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सिबिरो जापानीज साइंटिस्ट के ओकावा टाइप का नाम वहां रहता है, सिबिरो ओकावा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक एंजाइम का डिस्कवरी किया। एंजाइम डिस्कवर्ड, कौन सा एंजाइम था? एंजाइम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम क्या करता है भैया? ये एंजाइम करता है टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस। टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, क्या खास बात है? आप देखिए जब आपने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया था, डीएनए से आरएनए बनाया था, तो आपको टेम्पलेट लगा था, है ना, कि डीएनए में देख के बनाया था कि ए है तो यू लगा देंगे, जी है तो सी लगा देंगे। तो डीएनए को देख के आप बताए थे कि कैसे आरएनए बन रहा है ना। तो टेम्पलेट चाहिए था, इस टेम्पलेट के हिसाब से आरएनए बनाना है। बिल्कुल हम देखे थे लास्ट क्लास में, सर फ्राइडे में ही देखे थे, राइट। ये एंजाइम क्या करता है, इसको टेम्पलेट का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ न्यूक्लियोटाइड दे दो, ये जोड़ के आरएनए बना देगा। बिना टेम्पलेट के भी काम कर सकता है। क्लियर है? तो टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस करने का एंजाइम किसने खोज दिया? सिबिरो ओकावा ने खोज दिया। तो दूसरा एंजाइम साइंटिस्ट कौन आ गए? हरगोबिंद खुराना। ये आपको नाम अच्छा लगेगा, है ना। ये सिबिरो ओकावा मजा नहीं आया होगा, ये वाला नाम देखो, हरगोबिंद खुराना। ये ठीक है सर, ये इंडिया वाला है ना, हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया, बोले कि यार एंजाइम लेके टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस, बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाएगा। सिर्फ क्या देना है, न्यूक्लियोटाइड देना है आपको, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के आरएनए बना देगा। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने 2 चीज बनाया इस एंजाइम को पकड़ के। इस एंजाइम को लेके इन्होंने 2 चीज बना दिया। एक बनाया होमोपॉलीमर, और दूसरा क्या बनाया, कोपॉलीमर। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने आर्टिफिशियली आरएनए सिंथेसाइज किया है। आर्टिफिशियली आरएनए सिंथेसिस, आरएनए बना लिया आर्टिफिशियली। कैसे बनाया? इनके एंजाइम को लेके, टेम्पलेट फ्री, बिना टेम्पलेट के कर देगा। न्यूक्लियोटाइड देना था, न्यूक्लियोटाइड दे दिए। तो होमोपॉलीमर क्या है? होमो मतलब क्या, आपको मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, होमो मतलब सेम, है ना। तो होमोपॉलीमर में क्या लिया इन्होंने लिया 5 डेज और यूरिडीन यूडीपी डाल दिए थे। यू 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 जुड़ के क्या बन गया, एक ऐसा सिर्फ यू यू यू, है ना। न्यूक्लियोटाइड में आपने यूडीपी डाला था, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, तो यू 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 करके क्या बन गया, पॉलीमर बन गया आरएनए का, है ना। आर्टिफिशियली बनाया। कैसे बनाया? इनके एंजाइम को लेके, सही है। और दूसरा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब 2, को मतलब क्या होता है, 2, जैसे कोएड, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, सिंगल वाले में सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज, तो कोएड, कोपॉलीमर। इसमें क्या है, 5 डेज, AU 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 3 डेज,
ऐसा ए और यू लेके क्या बना लिए, पॉलीमर बनवा लिए। होमो क्या हो जाएगा ये, कोपॉलीमर। सही है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। द फर्स्ट होमोपॉलीमर सिंथेसाइज्ड कौन सा था, आप बताओगे यू वाला था, ठीक है। इसका नंबर याद नहीं करना, ये कुछ भी नंबर हो सकता है ना, कितना तो यू लिखे, सब टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट कोपॉलीमर क्या था, फर्स्ट कोपॉलीमर AU था, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियली आरएनए सिंथेसाइज कौन सा था, बोलोगे होमोपॉलीमर था। सबसे ये दोनों में भी सबसे पहले कौन सा, ये वाला होमोपॉलीमर, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट आर्टिफिशियली आरएनए सिंथेसिस किसने किया था, क्या बोलोगे, हरगोविंद खुराना, ठीक है। ये इनका कंट्रीब्यूशन था। अब तीसरा काम ये था कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है। अलग अलग कोडॉन से 64 कोडॉन है, 64 कोडॉन, इस 64 कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है। तो तीसरा साइंटिस्ट आपके पास आ गए, कौन आ गया आपके पास, नीरेनबर्ग। पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप एक बार रीड मारिएगा इसको। नीरेनबर्ग क्या किए, इन्होंने एक टेक्निक दे दिया, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन कहां बनता है, प्रोटीन सेल में बनता है, आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर सीधा बोलो फ्री राइबोसोम में। प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, राइबोसोम कहां है, सेल में है। तो आपको प्रोटीन बनाना है तो सेल में बनेगा। इन्होंने एक नया टेक्निक खोज दिया नीरेनबर्ग ने, सेल फ्री प्रोटीन। प्रोटीन आप बाहर बना लो, सेल में जरूरत ही नहीं है, कहां बना लो, बाहर बना लो। क्लियर है। तो आपके पास देखो तीनों साइंटिस्ट के काम से टोटल मिला के क्या हो गया, आप अपना मन चाहे जैसा चाहो वैसा आरएनए बना लो, यू वाला बना लो, ए वाला बना लो, जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। और उसके बाद क्या करवा लो, प्रोटीन सिंथेसिस करा लो। सेल फ्री, सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर में करो। क्लियर है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोडॉन से अमीनो एसिड बनेगा, चेक करते हैं। तो चलो ये क्या ले ली हम, आर्टिफिशियली ये बीकर ले ली। बीकर में हमने क्या ले लिया, होमोपॉलीमर ले लिया। होमोपॉलीमर किसने दे दिया, हरगोविंद खुराना ने। 5 डेज यू ऐसे करके ये आपका क्या हो गया, 3 डेज, ठीक है। आपने क्या किया, नीरेनबर्ग का हेल्प लिया। किसका हेल्प लिया, नीरेनबर्ग के एंजाइम का हेल्प लिया। और क्या किया, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किया। क्या कर लिया, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको क्या मिला, अमीनो एसिड का चेन मिल गया। अमीनो एसिड का क्या मिल गया, चेन मिल गया। ये अमीनो एसिड, सही बात है, अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है ना। हरगोविंद खुराना आपको ये बना के दे दिए, क्या, यू होमोपॉलीमर। किसे बनाए, इसका हेल्प से बनाए, सीवीरो ओकावा के। और तीसरा नीरेनबर्ग, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। आप लैब में काम कर लो, लैब में बना लो प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या, अमीनो एसिड का चेन है। अब यहाँ पे इस अमीनो एसिड को मैं क्या कर दिया, एनालाइज किया कि कौन सा अमीनो एसिड है। एनालिसिस किया तो मेरे को क्या पता चला कि ये अमीनो एसिड कौन सा है, फिनाइल एलानिन है। फिनाइल एलानिन है, PHE। आपको जो टेबल दिया हुआ है 64 कोडॉन्स का, उस टेबल में पहला नंबर का अमीनो एसिड यही है ना, फिनाइल एलानिन। तो यहां से ये बात समझ में आया कि यहाँ पे यू सब कुछ यू था। तो यहाँ पे अगर कोडॉन ट्रिपलेट इन नेचर है तो कोडॉन क्या होगा, कोडॉन यू यही होगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, यू। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कोडॉन बनाते हैं। जॉर्ज गेमो का कहना था, ये रहा 3 न्यूक्लियोटाइड, यू। और इससे क्या मिला, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन ये फर्स्ट अमीनो एसिड जिसका कोडॉन डिस्कवर किया गया। फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर विच कोडॉन वाज डिस्कवर्ड। कोडॉन वाज डिस्कवर्ड कौन सा था, फिनाइल एलानिन था। कोड क्या था, ट्रिपल यू था। ये याद रखना है ना। ये अचीवमेंट्स है, ये हिस्ट्री में बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे उस समय, तो आपको ये अचीवमेंट्स को याद रखना। इसके बाद फिर मन मर्जी है। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है,
अब अगली बार क्या करोगे 5 डेज जी 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 वाला बना लो, ए वाला बना लो, ऐसे करके चेक करते जाओ, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करो, चेक करो, एनालाइज करो कौन सा है, पता चलते जाएगा। पूरा एक लिस्ट आ गया 64 कोडॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक और जैसे ट्रिपल जी, इससे क्या कोड होगा ग्लाइसिन, ट्रिपल ए इससे क्या कोड होगा लाइसिन, एलानिन, चेक कर लेना एक बार ये वाला एलानिन है कि लाइसिन है, ठीक है। और ऐसे ही करके ट्रिपल सी से क्या कोड होगा प्रोलीन। तो ये पूरा लिस्ट कम से कम 64 आपको याद के रखना है। 64 में से जो सेम लेटर है जैसे कि ट्रिपल यू, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, ट्रिपल सी, इनका कोडॉन का आपको क्या करना है, कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, टेबल दिया हुआ है उसमें से छांट छांट के पढ़ लेना, 4-5 कोडॉन है ना, सेम वाला ट्रिपल यू, ट्रिपल सी, ट्रिपल जी, ट्रिपल हो जाएगा, डन, ठीक है। इसके अलावा 3 ऐसे कोडॉन हैं आउट ऑफ 64 कोडॉन, 61 कोडॉन फंक्शनल है। 61 कोडॉन क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल मींस दे कोड फॉर अमीनो एसिड, दे कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। आउट ऑफ 64 61 ये है, और 3 कोडॉन्स क्या है, नॉट फंक्शनल, ये काम नहीं करते हैं। और इन 3 कोडॉन को आप क्या बोलते हो, स्टॉप कोडॉन बोलते हो, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन का नाम आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है। सीक्वेंस क्या है आप याद रखोगे, UAA, UAG और UGA। इसका नाम क्या है, ओकरे, ये क्या हो गया अंबर, और ये क्या हो गया ओपल। ये 3 नाम है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। ये डू नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करते हैं, है ना। ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिसको आप स्टॉप कोडॉन बोल रहे हो, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अगर अमीनो एसिड ट्रांसलेशन होते होते ये कोडॉन आ गया तो ट्रांसलेशन रुक जाएगा, क्योंकि अब कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, ठीक है। जब ट्रांसलेशन डिटेल में एक बार कल देखेंगे तब इस बात को और समझेंगे। नाम याद रखना है, तीनों न्यूक्लियोटाइड का खास पूछते रहता है, UAA, UGA और UAG और UGA। आप कैसे याद रखोगे ये भी बता रहा हूँ। इसको हिंदी में याद कर लो, इसको क्या बोलोगे उआ, इसको क्या बोलोगे उग, और इसको क्या बोलोगे उगा, उआ उग उगा, है ना। उआ उग उगा ओकरे अंबर ओपल, उआ उग उगा ओकरे अंबर ओपल, ऐसे याद रखो। उआ बोलने से UAA, उग बोलने से UAG, उगा बोलने से UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन है। इससे अच्छा ट्रिक और कुछ नहीं है याद करने के लिए। ओकरे अंबर ओपल आप एक गाना जैसा बना लो, सीक्वेंस बिल्कुल याद हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा आराम से 4 नंबर पॉकेट में, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।